नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाईडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण किया। राज्य को विकास के नए आयामों पर ले जाने का प्रतीक बना यह लिंक एक्सप्रेसवे 91.352 किलोमीटर लंबा है, जिसे 7,283 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए समर्पित किया। इससे पहले आजमगढ़ के सलारपुर, फूलपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले आजमगढ़ पहचान के संकट से जूझता था, लेकिन आज यह अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के साथ साथ अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर को विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ से गोरखपुर तक यह लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहा है। यह कनेक्टिविटी पटना से दिल्ली तक की यात्रा को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2017 में केवल 2 एक्सप्रेसवे, यमुना और आगराल खनौ थे, जिसमें आगराल खनौ अधूरा ही था, जिसे डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। लेकिन अब 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे चालू हो चुके हैं। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर बलिया लिंक सहित 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने 3 घंटे की दूरी को 40-45 मिनट में सिमटने का गौरव हासिल किया है। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा। उसे विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सड़कों का हाल ऐसा था कि गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तो हो गया था, लेकिन जमीन तक नहीं खरीदी गई थी। 15,200 करोड़ में 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाना चाहते थे। हमने उसे 120 मीटर चौड़ा करके 11,800 करोड़ में बनवाया। बचे हुए पैसों की डकैती किसकी होती, जनता समझती है। सीएम योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारें विकास की बजाय डी कंपनी और दाऊद गिरोह के साथ साझेदारी करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाती थी और आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। 2007-8 में शिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या वंदे मातरम गाने की वकालत के लिए हुई थी, लेकिन अब ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। आज कोई प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए यमराज का टिकट पहले से कट जाता है। सीएम योगी ने कहा कि अब देश और प्रदेश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे यमराज का टिकट मिलेगा।
सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलाल के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, यह सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज संस्कृति की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। सीएम ने 60,244 पुलिस भर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि बिना सिफारिश या पैसे के हर जाति संप्रदाय के युवा, जिसमें 12,045 बेटियां शामिल हैं, नौकरी पा रहे हैं। 2017 से पहले चाचा भतीजा वसूली के लिए निकलते थे, लेकिन अब सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। उन्होंने एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की बात कही, ताकि नौजवानों को स्थानीय रोजगार मिले और उन्हें देश दुनिया में सम्मान मिले। सीएम योगी ने कहा कि पहचान के संकट से जूझ रहे आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन उसे पहचान नहीं मिल सकी। आज डबल इंजन की सरकार की वजह से आजमगढ़ विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। यह लिंक एक्सप्रेसवे न सिर्फ आजमगढ़ को गोरखपुर से जोड़ेगा, बल्कि पूरे पूर्वांचल को एक नई गति देगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ की साड़ी, ब्लैक पॉटरी और हरिहरपुर के संगीत घराने को नई पहचान दिया। पहले इनकी अनदेखी हुई, लेकिन अब निरहुआ और नीलम सोनकर जब सांसद हुए तो जिले में विकास ने रफ्तार पकड़ी। औद्योगिक विकास की बात करते हुए सीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, जिससे युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। अब नौजवानों को पहचान का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में 16 एयरपोर्ट, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय और 4 लेन कनेक्टिविटी है, जिसने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कार्यक्रम के दौरान वाराणसी के चंद्रशेखर गोस्वामी का सीएम योगी की कार्यशैली पर आधारित गीत सभी अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अवनीश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, नंद गोपाल नंदी, गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, एमएलसी विजय बहादुर पाठक, विक्रांत सिंह ऋषु, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, बंदना सिंह, सत्येंद्र राय, मनोज यादव, मंडलायुक्त विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा समेत कई विधायक गण व अधिकारी गण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आजमगढ़ की अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत है आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था
कोई नागरिक चाहता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दिए, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। हमारी वो पीढ़ी है जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम का जो साक्षी बना था। हम वे पीढ़ी है जिन्होंने आजमगढ़ में भी जो कभी कल्पना नहीं करता था, आजमगढ़ ने भी महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों के बाद उनकी स्मृतियों को जीवित करते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तो ये उद्घाटन भी हो गया। अब तो आजमगढ़ 2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़ चुका है, और साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, सभी ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ चुका है। कितना बेहतरीन। आप मुझे बताओ, आजमगढ़ की साड़ी को महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था, और यहाँ की ब्लैक पॉटरी को भी महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था। हमने चेहरा नहीं देखा, हमने तो उसको एक पहचान दिलाई। आज आजमगढ़ की साड़ियां भी, मुबारकपुर की साड़ियां भी देश और दुनिया में पसंद की जा रही है, और यहाँ की ब्लैक पॉटरी को भी एक पहचान मिल रही है। आपने एक कलाकार को आजमगढ़ ने देश की संसद में भेजा, और जैसे दिनेश लाल यादव निरुआ जी जैसे सांसद बने, हमने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय भी स्वीकृत कर दिया। आप सोचिए, हरिहरपुर में इस संगीत का एक घराना था, पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। गायन, वादन, नृत्य, ये सभी विधाएं यहां एक साथ पैदा होती थी। लेकिन जिन्होंने आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बनाया था, वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ब्लैक पोट्री को सम्मान दे सके, आजमगढ़ की साड़ी को सम्मान दे सके, हरिहरपुर गांव की संगीत की विधा को सम्मान दे सके, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे सके, आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ या फिर 4 लेन की कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके। जब फुर्सत होगी तब तो कोई जोड़ेगा, उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। जब संकट आता था ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड चले जाते थे, लोगों को उसके पुरसे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी प्रकार की सुविधाओं से आपको आच्छादित किया है। और आज इसीलिए इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहाँ आया हूँ, स्वयं आया हूँ एक बार फिर से करने के लिए। बहनों और भाइयों, पहचान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्न बाधा खड़ी करती थी। निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिविली नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की। केवल इसी में उनकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए। राष्ट्र की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी जो सरकार उठा रही है, ये सरकार। आजमगढ़ जिले के बिलियागंज थाना अंतर्गत नसीरपुर बाजार स्थित सिफा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए बृहस्पतिवार को प्रिया गुप्ता को भर्ती कराया गया था, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों द्वारा डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल के सामने रोड को जाम किया गया। मौके पर सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष बिलियागंज सुनील कुमार दुबे में फोर्स पहुंचकर जाम को समाप्त कराए और शव को अपने कब्जे में लेकर थाने पर चले गए। परिजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार को भी सूचित किया गया। उन्होंने मौके पर डिप्टी सीएमओ को भेजने की बात कही। मृतका प्रिया गुप्ता उम्र लगभग 26 वर्ष पत्नी शुभम गुप्ता का ननिहाल बिलियागंज थाना स्थित चेवता गांव में था। प्रिया गुप्ता की शादी 2023 में शुभम गुप्ता के साथ हुई थी। यह प्रिया गुप्ता का पहला बच्चा था। प्रिया गुप्ता का परिवार मूल रूप से लुधियाना में रहता है। मायका मऊ जनपद के अमीला गांव में है। मृतका के पिता का नाम संजय गुप्ता है। परिजनों द्वारा बृहस्पतिवार को शिफा हॉस्पिटल में प्रिया गुप्ता को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को डिलीवरी कराने के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामला है, आप लोग क्यों यहाँ भीड़ लगाए? लड़की एक्सपायर हो गई सर। कैसे एक्सपायर हुई है, क्या हुआ था उसको? क्या बच्चा होने वाला था। अच्छा, तो आपने कब भर्ती किया था यहाँ? कल भर्ती किया था। तो डिलीवरी हुई, कुछ बच्चा हुआ? ऑपरेशन से कि नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल हुआ सर। अच्छा, हाँ, नॉर्मल। इसके बाद क्या हुआ फिर? कल से बोल रही थी कि नॉर्मल होगा। हम लोग कहे ठीक है जी भाई। फिर सुबह में बोल भी नॉर्मल होगा, हम कहे ठीक है। जब बेड पर ले गई, नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ, बच्चा मर गया। उसी में खींच दी, बच्चा मर गया। तो हमसे आके बोल रही है आपका बच्चा मर गया है, वो दर्द नहीं ले रही थी। तो हमको बोलना चाहिए ना सर कि दर्द नहीं होगा तो हम ऑपरेशन कराते हैं। बोलिए अब ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमको पैसा तुरंत हम दिए, तुरंत। कितना पैसा लिए थे? हम पैसा भी नहीं गिने सर, हम अभी तब से बोल रहे हैं। हम जितना पैसा था हम दे दिए। नहीं, फिर भी 25,000 50,000 कुछ अंदाजा होगा? हम गिने नहीं थे, हम जितना था उतना दे दिए। हम थे उसके साथ थे जी, और जेंट्स कोई नहीं था। हम लोग दस्तखत करें क्या? हम दस्तखत नहीं कर सकते। बोले जेंट्स को बुलाए, किसको बुलाए? जेंट्स को। डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर क्या नाम था? हम डॉक्टर का नाम, हम तो पहली बार है डॉक्टर का। अच्छा, हॉस्पिटल क्या नाम है? शिफा हॉस्पिटल। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं? हम लोग अमीला बाजार के रहने वाले हैं। कौन सा गाँव? खास अमीला बाजार से ही है। अच्छा, आपकी बेटी थी जो है? जी, मेरी बड़ी बेटी थी।
शादी उसी कहाँ हुई थी? लुधियाना। शादी कहाँ हुई थी? शादी यहीं पे हुई थी, ये ननियाल से हुई थी। चौथा गाँव है। चौथा है। अच्छा अच्छा। चौथा गाँव है। और लोग तो आप लोग चाह रहे हैं अभी इस समय? आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, आप लोग क्या चाह रहे हैं? अस्पताल बंद हो, हाँ अस्पताल सील हो जी, और हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि हर साल हर महीने कोई न कोई ऐसा किसी के साथ ना हो सर। ऐसा जो मेरे साथ हुआ 2 हादसा किसी के साथ ना हो। बस बच्चा भी मरे, बच्चा भी मरा। और बच्चा मर गया, फिर भी हम संतोष कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। मेरी लड़की गाछ फेंक रही थी, खून नहीं था शरीर में, तब भी उनको बोलना चाहिए ना कि खून नहीं है, खून है, ऑक्सीजन भी नहीं लगा। बीपी नापने के लिए बुलाया है, बीपी नापने। मेरी लड़की चली गई, बीपी नापने वाला कोई नहीं आया, मैडम भी नहीं आई नीचे देखने के लिए। शुक्रवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन कार्यों में लगातार आ रही तकनीकी परेशानियों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सेविकाओं ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सेविकाओं ने ज्ञापन में बताया है कि विभाग की ओर से वर्ष 2019 में जो मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए थे वे अब खराब हो चुके हैं। ऐसे में मोबाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकर, FRS और अन्य ऑनलाइन कार्य करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। सेविकाओं ने यह भी बताया कि पोषक क्षेत्र के लाभार्थी OTP साझा करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें साइबर ठगी का डर रहता है। विभाग द्वारा निर्धारित 200 रुपए मासिक रिचार्ज राशि भी अपर्याप्त है। बाजार में न्यूनतम 349 रुपए का रिचार्ज उपलब्ध है। बड़ी संख्या में लाभार्थियों के आधार मोबाइल से लिंक नहीं है। जिनके लिंक हैं, उनमें से कई के मोबाइल बंद हो चुके हैं। इस वजह से FRS के माध्यम से THR टेक होम राशन का वितरण बाधित हो रहा है। कई बार लाभार्थी वितरण से वंचित हो जाते हैं, जिससे वे आंगनबाड़ी सेविकाओं से झगड़े और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुएं आंगनबाड़ी केंद्र तक आने से इनकार कर रही हैं, जिससे सेविकाओं की समस्याएं और बढ़ गई हैं। इसके अलावा 20 मई से 20 जून तक अवकाश दिए जाने, दुर्घटना बीमा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किए जाने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने की भी उन्होंने मांग की। प्रमुख समस्या हम लोग 9 तारीख को ज्ञापन दिए थे DM साहब को कि हम लोग को काम करने में समस्या आ रही है, हमारे पास सुविधा नहीं है। जो मोबाइल दिए हमें 4-5 साल पूर्व, वो मोबाइल से हो नहीं पा रहा है KYC, लेकिन उसकी कोई सुधि नहीं ली गई। अधिकारियों द्वारा हम लोग को परेशान किया जा रहा है, बार बार लेटर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि गांव में जाने के बाद तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। किसी का आधार नहीं लिंक है मोबाइल से, किसी का लिंक भी है तो वो मोबाइल नंबर ही नहीं मिल रहा, सिम ही खो गई है, और किसी का कोई देना ही नहीं चाह रहा है, किसी के पास आधार नहीं है। तरह तरह की समस्याएं आ रही और अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें काम चाहिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, कह रहे हमें कुछ नहीं सुनना है, काम चाहिए। फिर हम अपनी समस्या किससे रोएं? हम प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को अपने DM साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि हमारी समस्या वो लोग सुने और समझे। हमें सुविधा, हमें लड़ाई पे तो भेज दिया गया, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है। हमें अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दें, तब तो हम कर पाएंगे। और गांव वालों को वो जागरूक करें, अपने तरीके से करें कि वो उनके पास आधार नंबर जो हो वो लिंक हो मोबाइल से। हम लोग कितना कहें, कोई सुनता नहीं है, OTP कोई देना नहीं चाहता है। आश्वासन के बाद भी अगर नहीं करवाई तब क्या? तो हम लोग बहुत विशाल धरने के लिए बात। पहले से ही विद्युत कटौती की समस्या झेल रहे लोग अब विद्युत दरों की महंगाई से भी दो चार होंगे। अघोषित बिजली कटौती लोगों को चैन से सोने नहीं दे रही थी, तो अब महंगी विद्युत दरें चैन से जीने भी नहीं देंगी। अभी तक जेब से लोग रुमाल निकालकर पसीना पोंछ रहे थे, अब जेब से रुपए निकालने होंगे। दोनों समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जिसमें से एक कटौती की समस्या रोज बनी हुई है और दूसरी समस्या जून से लोगों की खून की कमाई पर करंट के झटके देगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती से सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं और बिजली दरों में बढ़ोतरी से भी सबसे ज्यादा अन्नदाता ही परेशान होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि रेट बढ़ने पर भी 24 घंटे बिजली मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बिजली की व्यवस्था सर बहुत गड़बड़ है। कभी कभी कट लगता है तो लगभग 2-2, 3-3 घंटे कट लग जाते हैं और गर्मी से पूरे लोग बेहाल हैं। ना तो सही से पंखे चल पा रहे हैं, ना तो पानी की व्यवस्था सही तरीके से हो पा रही है। अधिकारियों के यहाँ अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो उनका वही सीधा जवाब है कि हम लोग कार्य में लगे हुए हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, फॉल्ट हो गया है, यह है। अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ 3 दिन लगातार बिजली गायब थी और हम लोग शिकायत पे शिकायत करते रह गए, लेकिन अधिकारी जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और बड़ी मुश्किल के बाद 3 दिन के बाद जाकर के समस्या, और जनरेटर लगा करके हम लोग पानी भरते थे क्योंकि अब दैनिक क्रिया के लिए तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो जनरेटर लगा करके पानी भरते थे। लेकिन बिजली विभाग एकदम मौन साधा हुआ था। जो फॉल्ट 1 घंटे आधे घंटे में सही हो जाना चाहिए वो 3 दिन तक सही नहीं हुआ। ये केवल वह कहा जाता है ना कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। जनता जल रही है, मर रही है, गर्मी से बेहाल है, उसके बारे में यह नहीं सोचते हैं। केवल कहते हैं कि हमने इतना कर दिया, उतना कर दिया, कहीं कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि 24 घंटा लाइट केवल कहना है। यह सरकार ऐसी है जो कभी वादे पूरा नहीं कर पाती है, तो ये केवल कह करके वह चलते हैं कि जनता को संतुष्टि मिलेगी, और इनके कहने संतुष्टि नहीं, हकीकत जो है वह जनता देख ही रही है। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम यही चाहते हैं कि समय समय पर सबको बिजली उपलब्ध हो, और जो बिजली की रेटिंग है, यानी कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार कभी हुआ करती थी तो बिजली फ्री थी, और पंजाब में फ्री थी। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार आई है वहाँ बिजली का रेट बढ़ गया है। तो आम जनमानस को कम से कम बिजली के रेट से राहत दिया जाए और समय पर उनको और किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि आजकल खेतों में लोग धान का नर्सरी डाल चुके हैं और उनको पानी की सख्त ज़रूरत है। जब बिजली नहीं रहेगी तो किसान अब कहाँ से उसकी सिंचाई करेगा, और पता चला कि उसके अभाव में उसकी फसल वहीं पर सूख जाएगी। फिर वह प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है दोस्तों। आज किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, व्यवसायी बदहाल है। बिजली कब आती है कब जाती है ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ना ही उसको बता सकता है कि मतलब टाइमिंग कुछ नहीं है बिजली की आने जाने की। कटआउट बहुत हो रहे हैं, तार कट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम ये चाह रहे हैं कि बिजली इस भीषण गर्मी में सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए। युवाओं से लेकर के सबको रोजगार दें सरकार, और बिजली खास तौर से किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बिजली सही टाइम पर नहीं आती है तो किसान इससे प्रभावित होंगे। अगर किसान प्रभावित होगा तो देश प्रभावित होगा। हमारा अन्नदाता अगर प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं उस देश की नींव है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार। व्यवस्था देखिए सुचारू रूप से तो नहीं इस समय है, बहुत बिजली की कटौती हो रही है। शहर के अलावा मेरा गांव में भी जो एक मकान है वहां पे भी मैं जाता हूं तो शहर की भी हालात बहुत दयनीय हो चुकी है। जो कि बिजली कटौती मतलब घंटे घंटे पे हो रही है, लगातार हो रही है। मैं कहता हूँ सरकार जो है कि आपका बुनियादी जो है कि जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो है कि आपका जितनी कटौती हो रही है उस पर से 35-40% की बढ़ोतरी का जो काम जो है कि सरकार करने प्रस्तावना दिया गया है, जो है कि बढ़ाने जा रही है, वो भी एकदम गलत है। जो है कि आपका ओबीसी समाज के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने शुक्रवार को रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को अपना ज्ञापन प्रेषित किया। मोर्चे ने कौशाम्बी में पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ दुष्कर्म, बदायूं में कर्तव्य पटेल की गोली मारकर हत्या और संतकबीर नगर में किरण चौहान की बिजली के तार से मौत जैसी घटनाओं का मुद्दा उठाया है। मोर्चे ने बस्ती में 4 वर्षीय और लालगंज में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने संतकबीर नगर के एसडीएम मेहदावल पर जातिवादी रवैया अपनाने और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को जेल भेजने का आरोप लगाया है। प्रमुख मांगों में सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत रद्द करना, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा शामिल है।
कर्तव्य पटेल के परिवार और किरण चौहान के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गईं, तो प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा। आज जो है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिला में जिला मुख्यालय पे हम लोग धरने पे बैठे हैं और ये जो कौशाम्बी में जो ये मामला हुआ, एक 6 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये हम लोगों का जो है कि दूसरा चरण का कार्यक्रम है। पहला 14 जून को जो है कि ज्ञापन का कार्यक्रम 75 जिला में हुआ और आज जो है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है कि ये बलात्कार की जो घटनाएं 6 वर्ष की, 3 वर्ष की, 18 वर्ष की, किसी भी महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो शासन प्रशासन चल रहा है, ये सरकार जो चल रही है, ये सुरक्षा के मामले में नाकाम है। इसको तो इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और चौराहे पे उनको फांसी दिया जाए। नहीं तो आज उस लड़की के साथ अन्याय हुआ, कल हमारे भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए हम लोग समाज में न्याय स्थापित हो, जो दोषी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कि ये ऐसी हिम्मत उनको कहाँ से मिल रही है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको जो है कि जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तभी पता चल पाएगा। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।